सीधे डबल बिजली बिल सभी के घरों में बिजली दिया गया। और ये जांच का विषय है। चंद्रदेव महतो, माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो, समय काफी कम है, संक्षेप में ही बोलिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट के पक्ष में सीधे मुद्दे पर मैं आना चाहूंगा। यह विगत उसका अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि विगत सितंबर 2024 में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आ गया है। मामला अभी विवाद में है। इसमें लाखों परीक्षार्थी भाग लिए थे और उनको समय पर रिजल्ट दे करके सरकार के रिक्तियों को भरने का जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। इसके साथ साथ और एक परीक्षा झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, वो भी सितंबर 2024 में ही आयोजित हुआ था। इसमें लगभग 15,000 अभ्यर्थी परीक्षार्थी भाग लिए हैं, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। आसन के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे या आग्रह करेंगे कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो। इसके साथ साथ झारखंड में मुख्य रूप से जो झारखंड वासियों को बाहर जाने का जो परिस्थिति है, वो पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए लोग बाहर जाते हैं। इसका व्यवस्था झारखंड में हो, इसकी पहल हम लोग को इस अष्टम विधानसभा में हम लोग को सदन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और झारखंड में जो उद्योग नीति है, उस उद्योग नीति में कुछ सरलता लाने की जरूरत है, ताकि जो खनिज संपदाएं झारखंड में है उस पर आधारित उद्योग यहाँ लग सके। उन खनिज संपदा आधारित उद्योगों का दूसरे राज्यों में है, यहाँ से खनिज संपदा बाहर जाती है, फिर उसका उपयोग होता है। तो ये आने वाला दिन वैसे उद्योग यहाँ झारखंड में लग सके, तो उद्योग नीति में ऐसे सरलता लाके उद्योगों का यहाँ बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, ताकि यहाँ के और युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं हैं, उस संबंध में मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि मैं 1994 से शिक्षक के पद पर कार्यरत था। 2000 झारखंड बनने तक हमने देखा कि विद्यालय में स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक कक्षा से लेकर के सेकेंडरी तक पढ़ाई होती थी। जो शिक्षक नहीं जानते थे, मैं चूंकि जिस क्षेत्र में पदस्थापित था बांग्ला भाषी विद्यालय था, मैं बांग्ला लिपि को नहीं जानता था, लेकिन सारे विषय बांग्ला लिपि में था, पाठ्यक्रम पूरा लिपि में था। तो हमको वो बांग्ला भाषा सीखना पड़ा और हमने 6 महीना में वो चीज सीख लिया। मेरा आग्रह है या कहना है कि यदि स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को यदि बढ़ावा दिया जाए, प्राथमिक स्तर से लेकर के यदि पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराया जाए, तो बांग्ला भाषा का जो पहले ही था, उसके साथ साथ अभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा और झारखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है भाषा का जो है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय सदस्य सरजू राय जी, आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट, दूसरा अनुपूरक बजट सरकार ने रखा है। कुछ चीजें इससे साफ नहीं हो रही हैं। इस अनुपूरक बजट में कुल 11,494 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 6,390 करोड़ केवल महिला बाल विकास विभाग का है और इसमें मैया सम्मान योजना की राशि भी है और सर्वजन पेंशन योजना की राशि भी है। महोदय, जब बजट बना था तो उस समय जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं के बारे में आवंटन होना चाहिए था, परंतु ऐसा लगता है कि सर्वजन पेंशन योजना में सरकार ने उस समय आवंटन नहीं दिया। अब इतनी बड़ी राशि जब ली जा रही है
अद्वितीय अनुपूरक के माध्यम से सदन की अनुमति ली जा रही है, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि 30 नवंबर तक सरकार के किस विभाग ने कितना खर्च किया है और कितना खर्च अवशेष रह गया है, और ये जो प्रतिपूर्ति इसकी करेंगे इतनी बड़ी राशि की, तो किस किस विभाग के बजट पे कटौती करके उसका सरेंडर करा के और इसके लिए धनराशि ली जाएगी। दूसरा महोदय, आप पहले पिछले साल बजट इसमें भी कहा गया था कि सरकार ने कोई नया ऋण नहीं लिया है। अब बजट के समय में 7,056 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था कि ब्याज संदाय में, ऋण पेमेंट में खर्च होगा। अब इस अनुपूरक के माध्यम से फिर 112 करोड़ रुपया लिया जा रहा है कि हम सूद के रूप में लौटाएंगे। तो जब कर्ज लिया ही नहीं जा रहा है और पिछले के जो कर्ज थे उनके बारे में एस्टीमेट बजट में रख दिया गया था, तो फिर 112 करोड़ की खर्च करने का महोदय औचित्य क्या है। इसी तरह से ऊर्जा विभाग में एक बड़ी राशि खर्च हो रही है। 2,577 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा में रखा गया है महोदय, और ऊर्जा विभाग में कौन सी ऐसी नई योजना आई है और क्या ऐसा नया जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जितने भी नगर हैं उन नगरों में स्ट्रीट लाइट जितनी लगी हुई है, एक स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। EESL नाम की एक कंपनी है जो भारत सरकार के ऊर्जा निकायों की कंपनी है, उसके साथ समझौता हुआ है नगर विकास विभाग का। वह एक बार बल्ब लगा देता है मगर उसकी मरम्मत कैसे होगी उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सारी ये महोदय इसमें मैं हो गया सरकार से आग्रह करूंगा कि जवाब के समय में इस पर रोशनी डालेंगे। 30 नवंबर तक माननीय सदस्य अमित महतो जी, बचा हुआ समय बहुत कम है, कम के अंदर ही बोलिए। चलिए। मैं आज द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग 2024-25 के समर्थन में अपने विचार को रखने के लिए खड़ा हूं, और आपने जो मुझे ये अवसर दिया है इसको लेकर मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर जो भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं, आप सबों को मेरा खतियानी जोहार। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत जी के नेतृत्व वाली सरकार पर जो विश्वास भरोसा जताया है, उस विश्वास के लिए मैं झारखंड की एक एक सम्मानित जनता को, हमारी मां बहनों को, युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को आभार प्रकट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके विश्वास भरोसे को हमारी अबुआ सरकार टूटने नहीं देगी, और ये सरकार कितनी दृढ़ निश्चय है उसका प्रतिबिंब इस अनुपूरक मांग पर दिखाई पड़ता है। सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की धारा पहुंचे, उसको लेकर हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लोक कल्याणकारी सरकार, हमारी अबुआ सरकार सबसे कल्याणकारी योजना जो हमारी मैया सम्मान योजना की है, इस विषम परिस्थिति में भी, आज की जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार के द्वारा इस बजटीय उपबंध जो हमारा आया है द्वितीय अनुपूरक अनुदान, उसमें हमारी महिला बाल विकास विभाग को इस विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था की गई है। इस मैया सम्मान योजना के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बेमानी होगी। अगर कोई टीका टिप्पणी होती है तो हम ये कहेंगे कि राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है। मेरा ये मानना है महोदय, जिस तरीके से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीले कार्ड की हम बात कर ले, अगर कोई उसे काटने छाटने की बात करता है तो ये गलत है। ठीक उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं हमारी मां बहनों को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर प्रयास अगर कहा जाए, सार्थक प्रयास, तो ये होगा। हमारी बहनों के लिए कॉपी, कलम, किताबें खरीदना, साथ साथ में हमारी मां बहन जिस तरीके से दैनिक खर्च के लिए अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाती है, अपने पिता के पास हाथ फैलाती है, अपने बेटे के पास हाथ फैलाती है, तो ये उसे फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा ये मानना है कि ये इस पर टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा, और हर एक चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को बेहतरी की दिशा में बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। पथ निर्माण और ऊर्जा विभाग, ये दो विभाग ऐसे विभाग हैं जो कि आधारभूत हमारे कहें तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और ये जो आधारभूत आवश्यकता हर क्षेत्र को पड़ती है, और ऐसे विभागों के लिए जब हम राशि अपनी देते हैं
तो वो कहीं ना कहीं विकास का गुणात्मक प्रभाव डालता है, हम तो कहें मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आधारभूत संरचना का 1% अगर व्यय किया जाता है तो जीडीपी रेट में देश के परिप्रेक्ष्य में 1% की वृद्धि होती है। इसीलिए इन दोनों विभागों के लिए इस अनुदान में पर्याप्त राशि का प्रबंध किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन को बताना चाहते हैं कि हमारी कल्याणकारी सरकार के द्वारा पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती थी। आज के समय में इसे 200 यूनिट फ्री कर दी गई है ताकि हमारे एक एक गरीबों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम और हमारी सरकार हर एक उस विभाग को आवश्यक अनुदान दिया गया है जिससे झारखंड राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, चल नहीं सके बल्कि दौड़ सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इत्यादि में सुधार हमारी जनता की स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। इसमें से कई दर में हम आज भी राष्ट्रीय औसत में पीछे हैं। जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट, हम 4 की बात करें और 5 की बात करें, 4 में जहां 44 लोग मारे जाते थे 1000 में, आज के समय में घटकर ये संख्या हमारी 38 हो गई है। परंतु राज्य के 67% बच्चे अब भी एनीमिया से पीड़ित हैं। इसलिए महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए भी आवश्यक राशि दी है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आपदा प्रबंधन का स्तर कैसा है। आपदा प्रबंधन को भी सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम पाते हैं कि जितनी भी योजनाएं आम जनता, समाज के हाशिए में खड़ी जनता के हित में हमें लेने होंगे, हमारी अगुआ सरकार लेगी और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हमारी सरकार को निसंदेह हमारी सरकार करेगी, हेमंत जी की सरकार करेगी, जिस पर हमारे लोगों ने, हमारे झारखंड वासियों ने भरोसा जताया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ एक बातें जो आ रही थी स्थानीय नीति, नियोजन नीति की, हम आपको बताना चाहें, इस सदन को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ऐसी नीतियां को लेकर हमारे हेमंत जी, जो आदरणीय हेमंत जी हमारे नेता हैं सदन के, वो गंभीर है। आने वाले दिनों में ये चीजें भी दिखेगी और बेहतर हमारे झारखंड का वातावरण भी दिखेगा। आप सबों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी भी इच्छा है जैसी आप सबों की इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी अगुआ सरकार सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप में पूर्ण करने के लिए सदैव संकल्पित है और इन्हीं बातों के साथ आप सभी नवनिर्वाचित और पुराने जो भी हमारे सदस्य हैं, सबों को हम अपना खतियानी जोहार कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, महज संयोग है कि दोनों दल के तरफ से अमित नाम को ही द्वितीय वक्ता के रूप में चुना गया। चलिए अमित जी। अध्यक्ष महोदय, काफी देर से चर्चाएं हो रही है राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के अनुपूरक बजट में सारे विषय को विस्तृत रूप से रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब विषयों को नहीं रखना चाहता हूं। बस अभी जो ज्वलंत विषय राज्य के अंदर है, जो सभी माननीय सदस्यों का गंभीरता से जिन्होंने चर्चा किया, आज मैया सम्मान योजना के तहत सरकार सोच रही है कि मैं सत्ता में आया, मैं बधाई देता हूं सरकार को, हेमंत सरकार पार्ट 2 को, कि आप बहुमत के साथ इस सदन में हैं। और जो वादे किए गए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये वादे इनके 19 और 2024 की अगर बात करें तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये मैनिफेस्टो है 19 का, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो अध्यक्ष महोदय, ये है 24 का मैनिफेस्टो। निश्चित रूप से 19 का मैनिफेस्टो को छोटा करके इन्होंने 24 में पेश किया और 24 में जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ निश्चित रूप से छोटा हुआ, लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो अभी से विसंगतियां हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया कि हर एक महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना देंगे, इनका चिट्ठी जो बता रहे भिन्नता आपको स्पष्ट दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने 19 में भी जो कहा था कि मैं हर एक युवाओं को नौकरी दूंगा और हर एक युवा को जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे हम उनको अध्यक्ष महोदय पेंशन देंगे, 5,000 रुपये और 7,500 रुपये ये प्रोत्साहन राशि देंगे अध्यक्ष महोदय। आज उनका क्या हुआ इसमें आज कोई भी उल्लेख नहीं है अध्यक्ष महोदय।
आज मैंने फिर से कहा है कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, मैं नियोजन नीति बनाऊंगा और मैं रोजगार दूंगा। अध्यक्ष महोदय 19 का भी मैनिफेस्टो में था, 24 का भी मैनिफेस्टो में था, रिक्त पदों को भरे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज तक 5 साल में, पिछले 5 साल में कोई भी रिक्त नहीं पद भरे गए और जितने आनंद फानंद में सीजीएल का रिजल्ट निकला अध्यक्ष महोदय, पिछले बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। हजारीबाग हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे दुमका हो, सभी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय प्रशासन के माध्यम से इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई। अध्यक्ष महोदय, जब उनके पास प्रमाण है कि सीजीएल में गड़बड़ियां की गई है तो निश्चित रूप से सरकार अपने से नहीं, कम से कम सीबीआई के माध्यम से जांच करा ले कि वो नियुक्ति सही की गई है या गलत की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये आउटसोर्सिंग से जॉब दिलाते हैं, आउटसोर्सिंग से जो जॉब दिलाते हैं, जो निजीकरण के क्षेत्र में अपना कदम ये भी पीछे नहीं रख रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज शिक्षा विभाग में निजीकरण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दारू दुकान में बाहरी लोगों को रोजगार देके उसको भी रोजगार सृजन के नाम से जोड़ा जाता है अध्यक्ष महोदय। और वैसे सभी रिक्तियों में जहां पे आउटसोर्सिंग से बहाली नहीं जा रही अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों से वसूली किया जाता है और वैसे वसूली करने के बाद वहां पे रोजगार लगाया जाता है। उसका रोजगार कितना दिन तक है उसको खुद नहीं पता अध्यक्ष महोदय। वो 2 दिन में हट जाते हैं, 2 महीने में हट जाते हैं, 6 महीने में हट जाते हैं, लेकिन बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ पे उनसे दोहन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इनके मैनिफेस्टो में एक बड़ा सुंदर सा बात आया था कि 25 करोड़ तक का टेंडर जो होगा हम स्थानीय लोगों को ही देंगे। 25 करोड़ तक का टेंडर हम स्थानीय लोगों को देंगे अध्यक्ष महोदय। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से जितने भी निविदा निकला गया अध्यक्ष महोदय, सारे बिहार और यूपी से टेंडर ठेकेदार आए और एक भी पंचायत में जल जीवन मिशन का पानी देने का सपना कहीं भी पूरा अध्यक्ष महोदय नहीं हो पाया। सरकार बहुत पीठ थपथपा रही है अध्यक्ष महोदय कि हमने बिजली बिल माफ कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया। आज बिजली बिल माफ करने के बाद सरकार जैसे आई, सबसे पहले 3 रुपया बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई अध्यक्ष महोदय। और आज गांव जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कंज्यूमरों को तंग किया जा रहा है। अगर दुकान चला रहा है वो छोटा सा सब्जी का दुकान चला रहा है, अगर स्कूल चला रहा है, मुर्गी फार्म चला रहा है, तो उसको ऐसे उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय जैसे लग रहा है कि बांग्लादेशी आदमी भारत में घुस गया अध्यक्ष महोदय। कम से कम उनको सम्मान दिया जाए, समय दिया जाए। आपको राजस्व वसूलने का अधिकार है, राजस्व नहीं आएगा तो हम संसाधन कहां से लाएंगे, लेकिन कम से कम व्यवहार उचित किया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले से एक विद्युतीकरण का योजना पहले से धरातल पर आया था, उसमें से बहुत सारे पावर सब स्टेशन सैंक्शन थे, बहुत सारे पावर ग्रिड सैंक्शन थे, किसानों के खेतों तक पानी देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही थी अध्यक्ष महोदय। कम से कम सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको चालू किया जाए। हमारे किसान अगर समृद्ध होंगे तो हमारा राज्य भी समृद्ध होगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था, सरकार युवाओं के बारे में चिंता कर रही है। सभी जगह पे नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है, इनके मैनिफेस्टो में कहा गया अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाह रहा हूं कि चतरा के माध्यम से, हजारीबाग के माध्यम से, रांची में जिस प्रकार से ड्राई नशा का उद्योग फैलाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे अफीम के रूप में हो, चाहे चरस के मामले में हो, चाहे ब्राउन शुगर के मामले में अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग के क्षेत्र जाके देखिए, हजारीबाग, रांची, चतरा जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, गांव गांव में ऐसा नशा फैल गया। इनके प्रशासन दिन भर सिर्फ बालू के घाट पे अपनी गाड़ी को खड़ा करके रखते हैं अध्यक्ष महोदय, और आज दिन वहां पे मर्डर हो रहे, क्राइम हो रहे, कोई इसको देखने वाला अध्यक्ष महोदय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा सरकार, मान्य सदस्य कि हजारीबाग जिला, चतरा जिला के जंगली क्षेत्र में, खासकर चौपारण इलाके में और चतरा जिला के जंगली इलाके में अफीम की खेती हो रही महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं महोदय कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फसल नष्ट होने चाहिए और उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं महोदय। अब समाप्त महोदय, सरकार का घोषणा है कि मैं प्रखंड स्तर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलूंगा। मैं सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अभी 81 डिग्री कॉलेज और 81 पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे राज्य में खुले हुए हैं। बिल्डिंग बन करके तैयार है, बिल्डिंग धंसने के कगार पे अध्यक्ष महोदय। कम से कम जो पुराने हमारे संरचना तैयार है उसको प्रारंभ किया जाए, अविलंब प्रारंभ किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। चलिए अध्यक्ष महोदय, आज एक छोटा सा मैं विषय बताता हूँ। राशन कार्ड में किसी का अगर घर में कोई आदमी बीमार हो गया हो और उसका नाम जोड़ना है
तो किसी को भी इतना पावर नहीं है 81 विधायक को कि उसका नाम उसमें जोड़ा जा सके। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, वैसे मजबूर व्यक्ति अगर बीमारी में सरकार 10 लाख रुपए दे रही है उनको, तो अगर उनको लाभ मिल सके, कैसे मिल सके उसका भी तैयार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, कि उनको कम से कम राशन में नाम जुड़ सके, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, हो गया, कंक्लूड हो गया। बचा हुआ पार्ट अब दे दीजिए ना, हम भेज देंगे। बचा हुआ पार्ट दे दीजिए। बोलिए बोलिए, 1 सेकंड में बोलिए बोलिए। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार बहुत ध्यान देना चाह रही है अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से सरकार के लोग भी हम लोगों को बताया यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा अध्यक्ष महोदय, सूरजकुंड हमारे यहाँ बरकट्टा में एशिया में सबसे अधिक टेम्परेचर से खोलने वाली पानी वहां पे निकलती है अध्यक्ष महोदय। 86 डिग्री टेम्परेचर में खोलता है। मैं माननीय मंत्री जी से भी कल मिला तो पर्यटन मंत्री जी से उनको निमंत्रण भी दिया है। 14 जनवरी से वहां मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है अध्यक्ष महोदय, और 15 दिनों तक चलता है वो मेला। लेकिन अगर और NH2 पे सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, NH2 पे ही अवस्थित है वो, इतना राजस्व आ सकता है वहां से। अगर सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे, पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा और उसका विकास कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पर्यटन का। धन्यवाद। बोलिए पासवान जी, माननीय श्री जनार्दन पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे द्वितीय अनुपूरक बजट पर बोलने के आपने अनुमति दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बहुत चर्चा है सूरज जी, आप सब लोगों ने किया और होना भी चाहिए, पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने। हम इस राज्य की बेहतरी कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको लगता है सत्ता पर पक्ष के सभी लोग के सुझाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तुरंत शपथ लिए हैं। हमको लगता है निश्चित तौर पे जो बातें सामने आ रही है, हम कैसे इस राज्य के तरक्की कर सकते हैं, सब लोग की चिंता करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेषकर मैं जरूर कहूंगा, ये राज भले ही ये संपन्न राज है, लेकिन गरीबों की संख्या यहां बहुत है। हम गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, हम बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं, लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के गंभीरता से विचार करना होगा। साथ ही साथ जनता के आशीर्वाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है। हम बहुत उस पर चर्चा नहीं करते हुए मैं केवल चतरा विधानसभा की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर बालू जो ट्रैक्टर से ढोता है अपने आवास घर बनाने में, अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास, ऐसे आवास जब ट्रैक्टर पकड़ाता है तो उस पर FIR हो जाता है और बेचारा जेल चला जाता है। सालों साल लग जाता है उसको ट्रैक्टर रिलीज कराने में। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ लिफ्ट इरिगेशन के प्रस्ताव आया है, हम उसको समर्थन करते हैं कि आप लिफ्ट इरिगेशन आप निर्माण कराइए, किसानों की भलाई कीजिए। लेकिन झारखंड की जो स्थिति है एकदम जमीन उखाड़ खाबर है, और मुझे बोलने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानीय बाबूलाल मरांडी जी के यहाँ एक खुदाई बांध बना था, और उस बांध जिस साल बना उसी साल टूट गया था। उसके बाद राज्य के इंजीनियरों ने एक मीटिंग बुलाई, देखो ये कमीशन जो मिलता है तो बंधा हुआ है, चाहे कच्चा बांध बनाओ या पक्का बांध बनाओ। इसलिए सभी लोगों ने तय किया कि पक्का चेकडैम बनाओ जिसमें सब लोग की सेफ्टी भी है। लेकिन महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य कि झारखंड में बहुत कम समय में बोलिए, चलिए, झारखंड में जितने बांध कच्चा वाला बना है, बड़ा वाला बांध बना है, उसमें आज भी पानी है, सालों दर साल पानी रहता है। उससे आप छोटे नहर पानी निकालते हैं तो गांव ग्राम में किसानों के पानी मिल जाता है,
जिससे खेती करता है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से एकदम निवेदन मैं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दिया जाए। 50 लाख रुपए बड़ा बांध बनेगा और हमको लगता है कि 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक सालों भर पानी रहेगा, लेकिन कच्चा बांध बना, पक्का बांध बना दीजिए, लिफ्ट इरिगेशन के लिए बना दीजिए। वो बांध बनाए, पानी आया, पानी चला गया, फिर जैसे के तैसे रह गया। चलिए माननीय अध्यक्ष निर्मल कुमार हमारा ऐसा नहीं कि हम लोग कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि भाई इसको अगर करते कच्चा बांध बनाइएगा, माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो जी। महोदय, हम लोग मुख्यमंत्री जी का गृह जिला क्षेत्र से आते हैं, रामगढ़ से, और वहां पे पुण्य में भी बात रखे थे कि जिला का जो हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला, इसको सर ध्यान से थोड़ा एकदम ध्यान ध्यान होगा से सर। सुन रहे हैं, सारा रिपोर्टर लोग बैठे हुए, आपको चिंता नहीं, आप बोलिए बोलिए। और जिला होने के बावजूद भी अभी भी हजारीबाग का कई थाना, रामगढ़ जिला, हम लोग का जिला रामगढ़ जरूर अलग हो गया, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसा है जो हजारीबाग थाना, जिला के थाना क्षेत्र रामगढ़ जिला में है। उसको हम लोग चाहते हैं कि जो रामगढ़ जिला है उसको रामगढ़ जिला थाना दिया जाए। बहुत से ऐसा क्षेत्र है जैसे घाटो क्षेत्र है, चरी क्षेत्र है, इधर गिद्दी क्षेत्र है, जो रामगढ़ जिला में पूर्ण रूप से आता है, लेकिन पूरा हजारीबाग 3-4 थाना ऐसा है जो हजारीबाग देखते हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि रामगढ़ जिला में पूर्ण किया जाए। और एक हम लोग का बहुत ही बड़ा परियोजना कोनार डैम, जो अभी हम लोग धान काट लिया है, धान बेच भी रहे हैं, और 15 तारीख का सरकार द्वारा धान खरीद का भी समय है। तो अभी हम लोग किसान द्वारा हम लोग गेहूं का भी खेती कर सकते हैं। उसमें डुमरी विधानसभा, बगोदर विधानसभा, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।